नमस्कार, गुड इवनिंग प्रेजेंटिंग ऑल डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग हिंदी क्षेत्र के 915 सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप सभी अवगत होंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है। पिछले काफी समय से निरंतर प्रतिदिन इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका हिंदी के अलावा इंग्लिश और मलयालम में भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोग के ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है और सभी को एक दूसरे से जोड़ने का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन को फॉलो करेंगे और 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सही मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता और अतिथि डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी पीएचडी कैंपस निदेशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पारुल विश्वविद्यालय। होम्योपैथ क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक अनुभवी शिक्षाविद एवं प्रशासक। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में विशेषज्ञता। वर्तमान में राजकोट होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। पीएचडी धारक हैं और नेतृत्व, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक योगदान का एक मजबूत रिकॉर्ड रखते हैं। समग्र स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कार्य अनुभव। होम्योपैथ में 35 वर्षों से अधिक पेशेवर का अनुभव, जिसमें 33 वर्ष शिक्षण एवं शैक्षणिक नेतृत्व में है। वर्तमान में राजकोट होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज गुजरात में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ एंड रिसर्च और राजकोट होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में क्रमशः प्रिंसिपल और कैंपस डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। नारायण श्री होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज भोपाल और राजकोट होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में पूर्व प्रिंसिपल एवं अस्पताल अधीक्षक रह चुके हैं। सीएल चौक से होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज और ज्योति विद्यापीठ महिला विद्यालय में अकादमिक प्रभारी एवं निदेशक जैसे पदों पर कार्य किया है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, बरहामपुर विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालय के लिए बाह्य परीक्षक और पेपर सेटर, नैक और एनएबीएच मूल्यांकनकर्ता और केंद्रीय होम्योपैथ परिषद निरीक्षक के रूप में अकादमिक निरीक्षण और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से शामिल रह चुके हैं। कई विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्डों और अकादमिक परिषदों के सदस्य, संकाय विकास और पाठ्यक्रम नियोजन में योगदान दिया। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, सीएमई और पुनः अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से वक्ता और संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित हैं। प्रकाशन और प्रस्तुतियों, प्रकाशित लेख, इम्यूनोलॉजी, संवैधानिक प्रिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और समग्र स्वास्थ्य जैसे विषयों पर व्यापक रूप में से प्रकाशित शोध लेखों में स्वभाव, साइकोसिस, म्याज्म, रजोनिवृत्त अवसाद और हर्पे जोस्टर पर अध्ययन शामिल है, जो आईजेएमएसडीआर, आईजेसीएआर और आईजेआरएआर जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। शोध पत्र, प्रस्तुतियां, होम्योपैथी के विशिष्टता, छात्र शिक्षा, गतिशीलता और महिला स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुतियां, प्रशिक्षण और संगोष्ठी अनुभव। सीसीएच और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा कई शिक्षक और प्रधानाचार्य पुनर्निवासी कार्यक्रम पूरे किए गए। मटेरियल मेडिकल, नैक, एनएबीएच शोध पद्धति, आईपीआर और स्वास्थ्य विज्ञान मान्यता पर कार्यशालाओं में भाग लिया। HAMAI सरकारी निकायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित 10 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगोष्ठियों में भाग लिया। लीगा सम्मेलन 2011 और कई नैक का प्रायोजित संगोष्ठियों में और कार्यशालाओं में प्रतिनिधि किया। और आज का उनका टॉपिक है होम्योपैथ
एंड वुमेन्स हेल्थ हार्मोनल बैलेंस फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। अब मैं डॉक्टर बिहू प्रसाद पांडा जी सर से गुजारिश करती हूँ वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। नमस्कार प्रतिभा सिंह जी। मेरा नमस्ते। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर। साणी साहब नमस्कार। समस्त इंटरनेशनल फोरम ऑफ होम्योपैथी का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोगों को मेरा प्रणाम। आज का ये 915वां व्याख्यान है। उसमें मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो महिला स्वास्थ्य यौवन से लेके रति ये मेनोपॉज तक इसका डिटेल हार्मोनल जो चेंजेस होता है और होम्योपैथी में इसके लिए क्या उपचार है या क्या होम्योपैथी किस टाइप का मदद करता है, इसमें हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि होम्योपैथी ऐसे पद्धति है जो रोग का चिकित्सा करती नहीं, वो रोगी का चिकित्सा करती है। इसलिए होम्योपैथिक में हम पूरा व्यक्ति को कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल को कंसीडर करते हैं। ये जो भी रोग का जो सिम्टम लक्षण या जो भी दिख रहा है ये इंटरनल कोई डिरेंजमेंट का ये बाहर रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए हम पूरा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सब प्रकार का व्यवस्था को कंसीडर करते हुए हम चिकित्सा करते हैं। और ये पद्धति में हमारा महिला लोगों का जितना प्रॉब्लम है, शुरू से लेके आपका पीबर्टी से लेके मेनोपॉज तक पूरा हर स्टेज में अलग अलग दवाई का व्याख्यान किया गया है, वर्णन किया गया है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और मायाजमेटिक अप्रोच और मायाजमेटिक का ट्रीटमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और मायाजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करने से रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। और ये जो एक ट्रांजिट पीरियड होता है, जैसे एक लड़की अपना यौवन में प्रवेश करता है, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक जो प्रवेश करता है उसमें ये हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो फॉरेन प्रोटीन होते हैं। ये फॉरेन प्रोटीन जो सिक्रेट होता है उसके कारण डिफरेंट स्विंग, मूड स्विंग और पिंपल्स आना और डॉक्टर पांडा उसका। हाँ जी। सर, इंडिविजुअल हो गया। क्या सुनाई दे नहीं दे रहा है? यस सर, यस सर, कंटिन्यू। हाँ, तो ये सब को हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हमारा होम्योपैथिक दवाई किस स्टेज में किस दवाई का उपयोग होता है उसका भी थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। और अभी मैं चाहूँगा कि मेरा स्लाइड शेयर में करूँ ताकि धीरे से आगे बढ़े। हमारा समय को देखते हुए हमको ये ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। अ, मेरा स्लाइड दिख रहा है यस मैडम? सर, विजिबल, यस सर। अच्छा, तो आज का जो विषय है होम्योपैथिक और महिला स्वास्थ्य यौवन से लेकर रजोवृत्ति तक हार्मोनल संतुलन। ये हमारा एक लड़की का जब मनर्की या एडोलेसेंस में प्रवेश करती है उसमें मुख्यतः जो जो हार्मोन चालू होता है और लास्ट तक मेनोपॉज तक ये 6-7 हार्मोन से ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका कुछ हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस, जैसे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ओवारी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये मुख्य हार्मोन जो है अपना मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक काम करते। साथ में कुछ सपोर्टिव हार्मोन है जो भी इसका साथ देते हैं, जैसे आपका प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये सब हार्मोन जो है अपना बीच बीच में उनका रोल आता है स्टेज अनुसार। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे अपना इसमें। और साथ में होम्योपैथी का, विशेष करके होम्योपैथी का जो रोल है उसका डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वुमेन्स हेल्थ जो है वो हमारा देश का प्रगति में बहुत आवश्यक है। अगर एक अच्छा लेडीज रहा विचार से, अपना व्यवस्था से, स्वास्थ्य से, तब अच्छा समाज बन सकेगा। जैसे इवन अपना शास्त्रों में कहा गया है कि जत्र नारीषु पूज्यते तत्र तिष्ठन्ति देवता। इसलिए हमारा महिला समाज का हेल्थ को ध्यान देना एक चिकित्सक के नाते
हमारा परम कर्तव्य बनता है और हम उसको देना ही चाहिए। और इसके लिए हमारा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ये जो फोरम में जितने लोग किए, सब मेरे से बहुत सारे सीनियर व्यक्तित्व है, उनसे हमको सीखना है। लेकिन एक दूसरे से शेयर करने से ज्ञान का प्राप्त होता है, ज्ञान वर्धित होता है। तो ये जो मेन इसमें जो वर्क करते हैं, अपना जो एक्सिस है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ब्रेन का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो है, और ओवारी, ये तीन जो है, ये तीनों एक्सिस में जो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन समय समय पे अपना काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं उसके लिए, अगर वो काम बिगड़ता है, क्या मेडिसिन है, इसका हमारा स्टडी का आउटकम होगा। ये जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस जो गवर्न करते हैं मेंसेस से शुरू होके आपका मेनोपॉज तक। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारा देश में, ये जो मेनर्की होता है, जो पीबर्टी शुरू होता है, वो पीबर्टी का एज अपना शारीरिक गठन, खान पान और व्यवस्था और क्लाइमेट का ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम आगे बढ़े। हार्मोनल बैलेंस इज ए क्रुशियल फॉर, ये जो है हमारा शारीरिक, इमोशनल मीन्स हमारा भावुक जो है, और मानसिक, ये सारे थॉटफुल प्रोसेस को ये हार्मोन ही इधर उधर थोड़ा, अगर प्रॉपर वे में सीक्रेट ना हो तो गड़बड़, अधिक हो तो ठीक नहीं है, कम हो तो ठीक नहीं है, बैलेंस हो तब जाके ठीक रहेगा। अन्यथा ये हार्मोन के कारण हमारा जो जो लड़की है उसका एडोलेसेंस में प्रवेश करने से ये मूड स्विंग से लेके वो पिंपल्स आना, शारीरिक मानसिक स्तर पे भी ये व्यवस्था बिगड़ जाता है। इसको हमको ध्यान देना देना पड़ेगा। ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस ब्रेन, इसके बाद पिट्यूटरी, इसके नीचे फिर जो इसमें जो जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जो कि ये सारे हार्मोन को एक दूसरे से चेन से बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में दो होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड विशेष करके हमारा महिला का स्वास्थ्य में परिवर्तन कराती है, और जिसको एक लड़की को एडोलेसेंस में, यौवन अवस्था में प्रवेश कराने की मदद करता है, वो मेन हार्मोन जो है वो इसमें रिलेटेड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच मीन्स फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स जो ये अपना ओवारी के अंदर रहते हैं, जिसमें एग्स निकलते हैं, उसको मैच्योर कराने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो अपना यूट्राइन मसल को थिकनेस बढ़ाती है। ओवारी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो दो हार्मोन वो ये करता है। कॉर्पस ल्यूटियम, जब एग निकल जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल से, इस वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स रह जाते हैं उसमें उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट कराती है। और सपोर्टिव हार्मोन जो है, जो अलग अलग काम में आते हैं, उसका भी हम आलोचना करेंगे, साथ में हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्कशन भी करेंगे। जैसे मैंने कहा था, आपका थायराइड हार्मोन भी इसमें रोल अदा करता है, एंड्रोजन रोल अदा करता है, ऑक्सीटोसिन रोल अदा करता है। ऑक्सीटोसिन आपका ये डिलीवरी के दरमियान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ताकि फीटस बाहर निकल आए। ऐसे ये सब हार्मोन अपना अपना टाइम पे अपना अपना काम कराते हैं। और ये प्रॉपर सिक्रेशन कैसे हो, रेगुलराइज कैसे हो, उसको अगर रेगुलराइज ना हो तो क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसके संबंध में हम डिस्कशन करेंगे। मेनली हमारा जो हार्मोनल माइलस्टोन महिला जीवन में जो आता है, 4 फेज में इसको विशेषतः हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो 4 फेज में हम डिवाइड करेंगे, एक एक होता है पीबर्टी या मेनर्की, दैट इज ऑनसेट ऑफ मेंसेस। वो जनरली हमारा देश में 8 से लेके 14 साल के एज में ये मेनर्की या पीबर्टी शुरू होता है।
और ये जो प्यूबर्टी मेनर्की शुरू होता है, हार्मोनल चेंजेस, राइज इन प्रोजेस्टेरॉन ओस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है। और इसमें कॉमन इश्यू क्या होता है, ये जितने हार्मोन हमारा बॉडी में होते हैं, सारे हार्मोन जो है प्रोटीन नेचर का होते हैं। जब एक फॉरेन प्रोटीन जो पहले नहीं था वो आता है, उसका थोड़ा सा हलचल पैदा करता है। तो इसीलिए ये आपका इसके बारे में आजकल स्कूल कॉलेजों में अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारे बच्चों को अच्छा से बता दिया जाता है, ताकि मानसिक स्तर पे वो लोग तैयार हुए, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल परिवर्तन है। ये एक ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर मूड स्विंग हुआ या ऐसे कुछ हुआ, उसके लिए कोई दवाई का आवश्यकता पड़ता नहीं। अच्छा डाइट रेजिमेंट, ओपन एयर एक्सरसाइज, और ये जंक फूड अवॉइड करना, और ये सारे चीज करने से ये प्रॉब्लम ऐसे आता ही नहीं। फिर भी ये जो अगर प्रीकशियस जो होता है, मैंने मेंसेस 8 से 14 साल जो लेगा, इसके पहले मैंने 8-9 साल में शुरू हुआ, वो प्रीकशियस प्यूबर्टी कहते हैं, जो जल्दी हो जाता है। और इसके बाद अगर वो लेट में 14 साल के बाद और लेट होता है, वो लेट प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये जो हार्मोनल मेनली ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इसके कारण ये सब प्यूबर्टी चेंज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा पल्साटिला नाम का जो मेडिसिन है, उसमें क्लियर कट लिखा है। पल्साटिला ऐसे लेडीज रेमेडी के लिए फेमस है। तो पल्साटिला में क्लियर लिखा है, द गर्ल्स नॉट सिंस वेल सिंस प्यूबर्टी। तो वो अगर कोई लड़की अपना जब मेंस शुरू होगा, यौवन अवस्था में प्रवेश करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब अपीयर होंगे, तो उस समय अगर कोई भी डिजीज होता है, तो पल्साटिला एक इंडिकेटेड मेडिसिन होता है। नेवर सिंस वेल सिंस प्यूबर्टी, अगर वो उनका माता या उनका गार्डियन आके बोलते मेरा लड़की ये मेंसेस होने से पहले बहुत अच्छी थी, तगड़ी थी, हर काम में शांत थे और हंसमुख थी, अब जब से मेंसेस शुरू हुआ वो अपना मानसिकता चेंज कर दी, गुस्सा छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करती है, छोटे छोटे बातों पे रोती है, कभी रोती है तो कभी हंसती है, वो हर चीज बोलने से पहले रोना चालू कर देती है। ये सारे जो चीजें होते हैं, तो अगर हम देखेंगे ये पीबर्टी से रिलेटेड है, तो पल्साटिला एक इंडिकेटेड मेडिसिन है। तो पल्साटिला देने से उसका मानसिक, शारीरिक और ये व्यवहारिक और ये सारे चीज जो सब अपने व्यवस्था में आ जाता है। चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो ये नींद नींद में परिवर्तन हो, चाहे इरिटेबिलिटी हो, ये सारे चीज को ये करता है। धीरे धीरे हम मेडिसिन का तो पे जाएंगे। तो ये जैसे प्यूबर्टी शुरू हो गया, मेंसेस शुरू हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे हमारा ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, और ये 14 साल पार हो गया तो भी अकॉर्डिंग टू द एज, एज के अनुसार ये अंडर डेवलप है। तो हमारा जो मेडिसिन है साबल सेरुलता, दैट इज ए वेरी गुड मेडिसिन। तो अंडर डेवलप ब्रेस्ट है, हार्मोनल हो चाहे डेवलपमेंटल हो, कोई भी कारण हो, तो उसको देने से वो ठीक होता है। दूसरा, ये सब फंक्शनल चेंजेस होते हैं। तो फंक्शनल चेंज में आपका मायाजम जो है वो सोरा, ये विशेष करके मुख्य रोल करता है। तो जितना डिजीजेस है जो फंक्शन से रिलेटेड है हम जानते हैं, तो उसका पीछे सोरिक मायाजम है। हमारा जो टोटालिटी के बेस में जो मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं, वो मेडिसिन देने के बाद जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फिर हम एंटी मायाजमेटिक हो या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने से ये रिपीटेशन नहीं होता। तो रिपीटेशन को रोकथाम रोकने के लिए, बार बार ना होने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, मायाजमेटिक मेडिसिन ये भी देते हैं जब कोई वेल इंडिकेटेड मेडिसिन फेल हो जाता है। हम एक वेल इंडिकेटेड मेडिसिन हम दे रहे हैं, दिए हैं, और वो फेल हो गया है, और उसको ये करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। जैसे जैसे कोई मेडिसिन हम दिए, ये बार बार एलर्जिक सिम्टम आ रहा है ये मेंसेस अपीयर होने के बाद, एलर्जिक मेडिसिन हमने दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो उसमें
एलर्जी का इसके पहले अगर कोई हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलर वगैरह है, तो ट्यूबरकुलिनम दे देने से फिर अपना मेडिसिन देने से वो काम करता है। तो जब अच्छा मेडिसिन जो चयन करते हैं वो फेल हो जाता है, तो हमारा ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरकरेंट और ये एंटीमाइजेटिक मेडिसिन का बारी आता है। इसके बाद पीबर्टी के बाद अपना रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो है 15 से लेके 45 ईयर्स तक ये चालू रहता है। तो जिसमें मैच्योर ओवम आता है। ये जो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एक एक महिला में, एक लेडी में टोटल 450 मैच्योर ओवम होते हैं। तो ऐसे अगर 23 साल तक मैरिज किसी ने नहीं किया, तो 23 साल में 12 साल में से इसका मेंसेस शुरू हुआ, हर महीने में एक ओवम आता है। एक ओवम आने से एक साल में 12 ओवम है, और 12 साल 144 ओवम है। तो 144 ओवम चला गया 450 में से। इसीलिए जो प्रकृष्ट एज होता है वो लड़कियों में 25-26 तक मैरिज हो जाना चाहिए। इसके बाद धीरे से तो वो मैच्योर ओवम का संख्या कम हो जाती है, और थोड़ा सा ये जो अपना आगे का रिप्रोडक्टिव लाइफ उतना शानदार नहीं होता। तो इसीलिए समय पे भी ध्यान दिया जाता है। और दूसरा क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बारे में हमको ये बहुत सारे डिजीज जो है, जैसे डिस्मेनोरिया हो, ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, इनफर्टिलिटी हो, ये सब इससे रिलेटेड होते हैं। तो मैरिज के बाद ये सब प्रॉब्लम कुछ आता है, मैरिज के पहले कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मैरिज का बाद जो प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम में तो हमको ये देखना पड़ता है कि ये अगर इनफर्टिलिटी 2 साल तक 1 साल तक साथ में रहने के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जो भेजा जाता है, हमारा होम्योपैथिक में भी इसका अच्छा अच्छा मेडिसिन है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन साथ में हमारा पास वो भी ज्ञान होना चाहिए कि ओव्यूलेशन 11 से 14 दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 11 से 14 दिन का अंदर होता है। तो वो जो उभम जो ये उभारी से जो उभम आता है, और 11 से 14 दिन के बीच में अगर ये जो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, तब इसका चांसेस प्रेगनेंसी का बढ़ता है। अगर नहीं रहते तो ये चांसेस कम होता है। तो इसलिए इसका भी थोड़ा ऑक्सिलरी मेजर्स हमको लेना है। हमको थोड़ा वो लेडीज को काउंसिल भी करना है, और अकॉर्डिंगली मेडिसिन भी देना है। जैसे हम जानते हैं, मैं बीच बीच में मेडिसिन का भी नाम एक एक मेरे को जो याद है वो मैं बताऊंगा। जैसे बोराक्स है, तो उसमें उसका जो लिकोरिया होता है वो स्पर्मिसाइडल होता है। तो इस वो भी एक कारण होता है आपका स्टेरिलिटी का। स्टेरिलिटी और इम्पोर्टेंस हम जानते हैं अलग अलग चीज होता है। स्टेरिलिटी जब होता है उसमें मेल फीमेल दोनों को चिकित्सा में ली जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंसी केवल मेल से संबंधित है। इम्पोर्टेंसी अगर है, अगर वो व्यक्ति शारीरिक संबंध करने में असक्षम है क्योंकि उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वही मिनम, डामियाना, स्कैलाडियम, ये सब मेडिसिन हमारा जो आता है, जो एफ्रोडेसिक होम्योपैथी का एफ्रोडेसिक मेडिसिन उसको कहते हैं। तो होम्योपैथी का एफ्रोडेसिक मेडिसिन कॉज के अनुसार देना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो वो व्यक्ति को सिगरेट स्मोकिंग, बहुत सिगरेट स्मोक करता है, जिसके कारण उसका इम्पोर्टेंसी है। तो सिगरेट स्मोकिंग का इम्पोर्टेंसी है, इसलिए इसका मेडिसिन है कैलेडियम। तो अपन ये सिम्टम को देखते हुए मेडिसिन देना पड़ेगा। हमारा एक मेडिसिन नहीं होता। हमारा एक, जैसे एलोपैथिक में एक मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन या क्विनाइन सबको दी जाती है, होम्योपैथिक में ऐसे नहीं है, क्योंकि हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हम व्यक्ति को, रोगी को इंडिविजुअलाइज करते हैं, मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करते हैं, और जो डिजीज को भी इंडिविजुअलाइज करते हैं। ये मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करते हैं, और डिजीज रोगी को इंडिविजुअलाइज करते हैं। और रोगी का जो लक्षण है और अपना मेडिसिन का जो लक्षण है, उसको दोनों को मिलाते हैं। जो पूरा पूरी मिल जाता है वो मेडिसिन को सिमिलिमम कहते हैं, उसको हम देते हैं। जो कुछ कुछ मिलता है वो सिमिलर मेडिसिन होता है। हम सिमिलर नहीं देते, हम सिमिलिमम देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कोई सरोगेट का व्यवस्था नहीं, विकल्प व्यवस्था नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को जो मेडिसिन चाहिए वही मेडिसिन ही देना चाहिए, ना कि उसके जगह में बेलाडोना के जगह में ब्राउनिया दे सकते हैं।
क्योंकि वो उसके लिए सिमिलिमम होगा ही नहीं। दूसरा, हमारा मेडिसिन में, होम्योपैथ की मेडिसिन में ये जो पेशेंट आते हैं उसको प्रॉपर काउंसिल भी करना है कि ये जो हमारा मेडिसिन देते हैं ये मिनिमम डोज में दिया जाता है, इसका कोई भी साइड रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि जो मेडिसिन हम देते हैं वो मेडिसिन टारगेट ऑर्गन में ही काम करता है, दूसरा दूसरा जगह में काम नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वो सेंसिटिवनेस, वो जो ऑर्गन है वो सेंसिटिव रहता है और वो मेडिसिन के प्रति उसका झुकाव रहता है, ससेप्टेबल रहता है। इसीलिए जब हम मेडिसिन देते हैं, और हमारा मेडिसिन जो है डायनामिक मेडिसिन होता है, वो सेंट्रीफ्यूगली काम करता है, सेंटर टू पेरिफेरी काम करता है। जब हम मेडिसिन देते हैं वो सेंट्रियड नर्व एंडिंग के माध्यम से वो जाता है वाइटल फोर्स को वाइटल फोर्स का जिसका ऊपर वो डिजीज रहता है उसको पहले नेचुरल डिजीज को प्राइमरी एक्शन में निकाल देता है। अब मेडिसिनल डिजीज रहता है, जो मेडिसिनल डिजीज रहते हैं वो अपना सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में वाइटल फोर्स उसको निकाल देता है। जब मेडिसिनल डिजीज और नेचुरल डिजीज दोनों बॉडी से निकल जाते हैं तब हेल्थ रिस्टोर कर लेते हैं। इवन कुछ मेडिसिन हमारा होते हैं जो एज ए प्रोफाइलेक्टिव हम मेडिसिन देते हैं, जैसे अपना प्रेगनेंसी के दरमियान अगर पहले हिस्ट्री है, ये प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, कभी ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, कभी इस टाइप है, तो अपना मेडिसिन लो पोटेंसी में पल्साटिला भी दी जाती है, क्लोरोफाइल भी दी जाती है, ताकि प्रेगनेंसी के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम और थोड़ा सा देखेंगे, तो ये प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम का पीरियड है। इसके बाद क्या होता है कि पेरीमेनोपॉज पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, इसमें क्या होता है कि जब मेंसेस स्टॉप हो जाता है, 1 साल तक क्या होता है कि इसका इरेगुलर मेंसेस होता है, हॉट फ्लॉसेस होता है, ये नाइट स्वेट होता है, मूड स्विंग होता है। जब पता है उसको पेरीमोन मेनोपॉज कहते हैं। वो पेरीमोन मेनोपॉज में अगर प्रॉपर काउंसलिंग है तो वो व्यक्ति, जो लेडीज, वो सिचुएशन को एडजस्ट कर सकता है, और सिचुएशन को एडजस्ट करने से ही वो ये सब को ओवरकम कर सकता है। कभी कभी ये फीलिंग्स इतना आता है जब लेडीज को मालूम होता है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गया है, इसके बाद वो और उसका सेक्सुअल एपेटाइट भी कम हो जाता है, उसका वेजाइनल ड्राइनेस भी बढ़ जाता है, तो वो इतना व्यथित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है, तो अपने आप को कभी कभी सुइसाइड कर कुछ लोग सुइसाइड कर देते हैं। दिनचर्या, जो अपना दिन काम है दिनचर्या, वो भी नहीं करते हैं, और उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। तो उस समय काउंसिल के साथ साथ हमारा पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज सिम्टम को देखते हैं, सिम्टम टोटलिटी को देखते हुए हमारा बहुत बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे ग्राफाइटिस है, लैकेसिस है, नाट्रोम्यूर है, ये सब मेडिसिन उसका साइन सिम्टम देख के देना पड़ता है, क्योंकि ग्राफाइटिस में हम ये देखना पड़ेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। तो ये फेयर फैटी फ्लैवी रहेगा थोड़ा, और उसका हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन और डिलेड मेंस्ट्रुएशन का हिस्ट्री अगर है तो ग्राफाइटिस हम देंगे। बाकी अलग अलग सिम्टम जैसे सेंसेशन, कुछ मेंटल सिम्टम भी देखेंगे कि सेंसेशन ऑफ कॉबे वगैरह सब होना चाहिए। लैकेसिस क्या है? लैकेसिस कोई भी बहुत टॉकेटिव नेचर का लेडीज होती है, और लैकेसिस का लेडीज ये गर्म सहन नहीं कर पाती है, वो फैन बहुत नजदीक से चाहती है, दूर से, सॉरी फैन, तो इसे जो सिम्टम देख के कोई भी टाइट क्लॉथिंग वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसे सब सिम्टम जो लेडीज के पास रहेगा, तो हम मेनोपॉज के दरमियान वो मेडिसिन दे के उसका मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम है उसका निवारण कर सकते हैं। तो ये इसके बाद ये 4 जो फेज हुआ, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव ईयर्स, प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे हम क्लियर कट पढ़ते एकदम सिंपल है, एलेंस की नोट में भी लिखा है। आफ्टर पेन, आफ्टर पेन मीन्स पूरा जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद ये पूरा बॉडी भारी जोरदार दर्द देता है और टूटते रहता है, जो उसका जिसमें होता है वो हार्ड फीलिंग होता है। तो ऐसे स्थिति में आदमी का बहुत बढ़िया मेडिसिन है। तो और धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते जाए और एक एक मेडिसिन का डिस्कशन करते जाए, साथ में जो प्रॉब्लम है उसका भी डिस्कशन करें। जैसे पीबर्टी के दरमियान, जो अगर पीबर्टी स्लो हो रहा है, उसका टाइम हो गया लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आ रहा है,
तो देख कैलकेरिया फॉस भी हमारा इंडिकेटेड मेडिसिन है। कैलकेरिया फॉस का जो सिम्टम देखते हुए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हुए हमको मेडिसिन देना होगा। अगर वो वीक लड़की है और उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, तो कैलकेरिया फर्स्ट दे के बहुत अच्छा न्यूट्रिशन के प्रति और ऑक्सिलरी मेजर ये मेनार्की के दरमियान बहुत जरूरी है। ये इसलिए हनीमैन भी ऑक्सिलरी मेजर का ऊपर जोर दिए हैं। जैसे न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, विटामिन जैसे सी डी ई ए, ये सब विटामिन अच्छा से मिलना चाहिए। ओपन एयर एक्सरसाइज करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए ताकि मानसिक तरह पे वो प्रस्तुत रहे। तो अगर प्यूबर्टी स्लो है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है और उसका स्किन जो है रिंकल्ड है, देन एल्यूमिना भी दे सकते हैं। और इसके बाद मेंसेस शुरू होने के बाद, अगर मेंसेस के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, धीरे से हम वो ये करेंगे। लेकिन ये अगर लेट मेंस हुआ, उसको प्राइमरी माने टाइम पे मेंसेस अपीयर नहीं हुआ, उसको प्राइमरी अमेनोरिया कहते हैं। और अगर मेंसेस अपीयर होने के बाद फिर कुछ साइकिल हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उस फिर मेंसेस बंद हो गया, तो ये जनरली सेकेंडरी अमेनोरिया जो है उसमें कोई ऑर्गेनिक डिजीज से संबंधित, इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेकेंडरी अमेनोरिया का केस में चाहे यूट्राइन फाइब्रोड हो, चाहे पॉलिसिस्टिक ओवर पीसीओडी हो, तो इस सब को ध्यान देके हमको ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है कि वुमेन जो है थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव और ससेप्टिबल को देखते हुए हमको पोटेंसी भी देना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी। दो सेंसिटिव है तो जो अगर वाइटल फोर्स विगरस है तो उसको मीडियम हायर पोटेंसी देंगे, अगर वीक है तो लोअर पोटेंसी देंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक पोटेंसी लगेगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, हमारा ससेप्टिबिलिटी सभी का एक जैसे नहीं होता, और वही पर्सन में हर टाइम हर वक्त वही ससेप्टिबिलिटी रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ससेप्टिबिलिटी का आधार पे हम लोग को पोटेंसी देना पड़ेगा, रिपीटेशन, उसका इंटेंसिटी ऑफ द कंप्लेन को देखते करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज हनीमन ने जाने से पहले कर दिया, तो ये जो सॉल्व करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए 6th एडिशन में उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया। ये 50 म्युनिसिपल स्केल जो इंट्रोड्यूस किया, उसमें फायदा क्या है कि उसमें अपने को रिपीटेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, पोटेंशियलेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये एडवर्स रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और हम रिपीटेशन भी जब तक वो डिजिट ठीक नहीं होता तब तक हम कर सकते हैं। सो हनीमैन खुद लिखे हैं कि ये जो मैं पोटेंसी बनाया, ये पोटेंसी सबसे लाटेस्ट है और ये बहुत डायनामिक है। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध है, सब लोग 50 मिलीसिमल स्केल का धीरे धीरे अपने को प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर एक हम जानते हैं कि ऑल द पेन दे रिलीव आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड। जैसे मेंसेस शुरू हो जाएगा, ये ब्लड जाते रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। लैक्टेसिस उसके लिए मेडिसिन है। लैक्टेसिस का अगर हम सेंटिसिमल स्केल डेसिमल स्केल में देंगे, होम्योपैथी के अग्रावेशन का चांसेस रहता है। मेडिसिन सिमिलिमम है, लेकिन होम्योपैथी का अग्रावेशन रहता है, क्योंकि हम लोग 3 अग्रावेशन ऑलरेडी पढ़ते हैं। होम्योपैथी का अग्रावेशन, डिजीज अग्रावेशन और अपना मेडिसिनल अग्रावेशन। तो होम्योपैथी का अग्रावेशन में जो बीमार है वो बीमार बढ़ने जैसे लगेगा, क्योंकि ये मेडिसिन के कारण, मेडिसिन सिमिलिमम के कारण, लेकिन पेशेंट को अच्छा महसूस होगा। तो उस अगर पेशेंट को हम जो थर्ड ऑब्जर्वेशन केंट किया है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो स्टॉलवर्ट है, हमको हमारा मेडिसिन देने के बाद वो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट को असेस करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिए हैं। वो गाइडलाइन 3 प्रकार के होते हैं। पहला गाइडलाइन हमको ये हेरिंग्स ने दिया, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर। दूसरा गाइडलाइन साइंस ऑफ अग्रावेशन, साइंस ऑफ अमुलरेशन,
जो 259 एफरिज्म में लिखा गया है, तो वो जैसे कोई नया जो मेडिसिन देने के बाद अगर कोई नया ट्रबलसम सिम्टम नहीं आया, मानसिक स्तर पे पेशेंट अच्छा महसूस किया, हाई स्पिरिट रहा, तो हम और ओल्ड सिम्टम डिसअपियर होते गया, न्यू सिम्टम आना नहीं हुआ, और ऐसे हुआ, तो हम उसको साइंस ऑफ अम्लरेशन समझेंगे और हम उसमें कोई मेडिसिन नहीं देंगे, वाच एंड ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हर चीज हमारा मास्टर हमको गाइड किए हैं कि मेडिसिन देने के बाद सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन देने से पहले हम लोग को अच्छा से एनालाइज करना पड़ेगा केस को। अगर पेशेंट को अच्छा महसूस हो रहा है, रिपीटेशन इज कंट्रा इंडिकेटेड, उसमें रिपीटेशन हमको करना ही नहीं है, हमको वॉच ऑब्जर्व करना है। इफ द केस रिमेन स्टैंड स्टिल, अगर केस पेशेंट आके कहता है कि सर आपका मेडिसिन लेने के बाद ये अमुक अमुक प्रॉब्लम मेरा नहीं है, लेकिन अमुक अमुक प्रॉब्लम मेरा ये अभी उतना स्थिति में जो 100% था वो 100% है, उसके उसमें कुछ भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे स्थिति में मतलब स्टैंड स्टिल अवस्था में, वही स्थिति अवस्था में जो पहुंच गया उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केट ने क्लियर कट कहा कि वही मेडिसिन अगर इंडिकेटेड हो रहा है तो स्लाइटली इंक्रीजिंग पोटेंसी में देना है। जैसे 0/1 का 0/2 आता है, तो 30 के बाद 200, इसका जो अवेलेबल है उसके थोड़ा हायर पोटेंसी, क्योंकि प्रीवियस पोटेंसी एडजस्ट हो चुका है। ये हो गया आपका केन्स 12 ऑब्जर्वेशन और एच ए रॉबर्ट का रेमेडी रिएक्शन, दोनों दोनों में भी एडवाइस किया गया है। जैसे थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ केन, अगर जल्दी क्विक सब aggravation is followed by ameliorate, the medicine perfect one, तो होम्योपैथी के अग्रावेशन का वो ऑब्जर्वेशन है। अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग को कोई खुश हो जाना चाहिए कि हमारा मेडिसिन सही है, सही दिशा में काम कर रहा है। और अगर 11th ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है तो ओल्ड सिम्टम ये ओल्ड सिम्टम अपीयर हो रहा है तो हेरिंग्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये सब जो हमको गाइडलाइन दिए हैं, ये क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पेशेंट का डेवलपमेंट को देखते हुए हमको असेस करना है, अकॉर्डिंगली हमारे मेडिसिन को देना है। मैं ये जो कह रहा था 50 मिलीसिमल स्केल का फायदा क्या है, अननेसेसरी अनड्यू होम्योपैथी के अग्रेवेशन नहीं होगा, नंबर वन। दूसरा, रिपीटेशन का सोचना नहीं है, 0/1 देने के बाद 0/2 0/3 टिल द क्योर इंश्योर, जब तक क्योर नहीं हो जाता है तब तक उसको कंटिन्यू रखना है। तीसरा क्या है, पोटेंसी प्रॉब्लम भी सॉल्व है, ये आपको 0/1 से ही शुरू करना है, टोटल 30 तक है। 0 बाई से मेरा एक ये एक्जिमा का केस था जिसमें कि हॉट एप्लीकेशन में आमुलर हो रहा था, पेशेंट फास्टिडियस था, और हमेशा अपना माथे का ऊपर ऐसे हाथ रख के सोता था। तो इवन जैसे क्लिनिक में आता था, वो कोई क्लिनिक में अगर फोटो फोटो लगाए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो सीधा कर देता था, और मेरा कॉलर भी अगर ऐसे अंदर गया वो आके कह देता था साहब इसको ठीक करिए। तो फास्टिडियस पेशेंट है, हॉट अम्लरेशन है, स्किन प्रॉब्लम है। बोरिक मेटेमेडिका में नीचे लिखा गया है कि आर्सेनिक 3x पोटेंसी में अच्छा काम करता है। मैंने 3x पोटेंसी दिया, धीरे धीरे रिलीव हुआ, लेकिन स्टैंड स्टिल हो गया। फिर मैंने 0/1 से शुरू 0/3 तक दिया, वो अभी 3 साल से उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जी आपको 50 मिलीसिमल स्केल का प्रैक्टिस करना आवश्यकता है कि उसमें आपको पोटेंसी सिलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रिपीटेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, होम्योपैथी का अग्रेवेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सारे चीज का समाधान हेतु डेसिमल और सेंटिसिमल के प्रैक्टिस से 50 मिलीसिमल स्केल का प्रैक्टिस अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि जैसे ये अमेनोरिया जो डिस्मेनोरिया एक बहुत बड़ी समस्या है। डिस्मेनोरिया यंग गर्ल का जो होता है उसमें स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया जो होता है, डिस्मेनोरिया का बहुत सारे मेडिसिन है। तो हमको मेडिसिन दे के फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे ताकि उसका, क्योंकि हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सॉइल इन विच द डिजीज ग्रोथ, तो इसका मिट्टी अगर मजबूत हो जावे तो उसमें डिजीज कम होता है। इसलिए हमको ये देना है, जैसे मोर ब्लीडिंग मोर पेन, पेन ट्रैवल वन, ये कमर से लेकर कमर ऐसे ट्रैवल होता है हो रहा है,
तो हमारा सेमिसिफो का मेडिसिन है, एक्टिया मेडिसिन है, तो एक्टिया मेडिसिन देंगे, तो क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होता है, पेन ज्यादा होता है, वो मेडिसिन देने से ठीक हो। तो एक्टिया देने के बाद अगर वो लड़की फेयर फैटी फ्लैवी है, ज्यादा पसीना आ रहा हो और वो ये एग खाने के लिए बहुत इच्छुक, इससे कालक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमको ये ठीक होने के बाद कालक्रिया का हायर पोटेंसी का एक डोज दे देने से ये रिकरेंस रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हमको एंटी माइजमेटिक मेडिसिन देना होगा, हमको एंटीशोरिक मेडिसिन देना होगा। और माइजमेटिक जो डिसीजन है वो हम लोग जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग जो पढ़ाते हैं, बच्चों को क्लियर कट कहते हैं कि कोई भी आज की जगत में कोई भी ऐसे डिजीज नहीं है जो सिंगल, इसका पीछे सिंगल माइज में है, क्योंकि हर एक डिजीज आजकल मल्टी माइजमेटिक डिजीज होता है। इसीलिए जो इसका प्रोमिनेंस है, जो सिम्टम प्रोमिनेंट है, उसके आधार पे ये कहा जाता है ये सोरिक प्रीडोमिनेंट केस है, ये साइकोटिक प्रीडोमिनेंट केस है, ये सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंट केस है। जैसे जितना डिजीज है जो फंक्शनल तक लिमिटेशन है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, फंक्शन तक लिमिटेड है, उसका पीछे सोरा इसका मायाजम है। तो सोरा मायाजम है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन देना होगा। अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज है तो साइकोटिक या सिफिलिट आएंगे। तो साइकोटिक कहाँ तक लिमिटेशन है, तो साइकोटिक मायाजम जहाँ जो डिजीज में इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो डिजीज में प्रोलिफेरेशन होता है, मीन्स अनुप्रवेश और जो ग्रोथ होता है, ऐसे जहां जहां जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड हो तो उसमें फाइब्रॉइड ग्रोथ होता है, सिस्ट हो, ओवेरियन सिस्ट है, उसमें ग्रोथ होता है। तो ये साइकोटिक उसका पीछे मायाजम है, तो इसलिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन टोटलिटी के आधार पे देना होगा। इसके बाद क्या है कि अब ये अगर सारे सिम्टम फंक्शनल जैसे दिखता है लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज है और सिम्टम्स प्रिसाइज है, एग्जेजरेटेड फॉर्म है, छोरा जैसे दिखता है, रिकरेंस हो रहा है, तो उसमें ट्यूबरकुलर मायाजम का बारी आता है। ट्यूबरकुलर मायाजम क्या है कि यो ऐसे ट्यूबरकुलर मायाजम में रिवर्सिबल चेंज जो है ट्यूबरकुलर मायाजम तक रहता है, इसके बाद इरेवर्सिबल चेंज आ जाता है। तो हम जहां देखेंगे कि हमारा ये व्यक्ति का सारे सिम्टम सोरा जैसे दिखता है। सोरा में क्या होता है, सोरिक फेज में वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहता है। तो जब फंक्शन मानसिक, पहले मानसिक चेंज होता है, इसके बाद शारीरिक चेंज होता है, तो फंक्शन तक वो सोरा पीछे रहता है। तो सोरिक फेज में वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहता है। वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहने के कारण क्या है कि साइन सिम्टम प्रिसाइज आता है, साइन सिम्टम अनकॉमन आता है जो हमें हमारे लिए चाहिए, और एंटीसोरिक मेडिसिन देना पड़ता है। अगर एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या होगा कि ये वाइटल फोर्स सरेंडर हो जाएगा डिजीज फोर्स के सामने, डिजीज फोर्स के सामने सरेंडर हो जाएगा। तो वाइटल फोर्स सरेंडर होने से सारे वो पैसिव होने से डिजीज एक्टिव हो जाएगा, तो सारे मैक्सिमम कॉमन सिम्टम आएगा, अनकॉमन सिम्टम कम होते जाएगा साइकोटिक फेज में। इसीलिए वाइटल फोर्स जब कमजोर हो जाएगा, वाइटल ऑपरेशन जिसमें सर्कुलेशन कहिए, जिसमें आपका इन रेस्पिरेशन के स्लो हो जाएगा। जब सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि इडिमा होगी, और इसका नतीजा क्या होगा कि सेल जमा बड़ा होगा। इसीलिए अगर माइथोलॉजिकली हम याद रखने के लिए चाहेंगे तो ये सारे डिजीज का क्रिएटर ब्रह्मा जी है, वो सोरा हमारा ब्रह्मा जी है, और उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका जमा बड़ा करने का जो है ये माने परिपालन करते हैं इसका विष्णु जी है। ये साइकोटिक मायाजम विष्णु जी का काम करता है, वो सबको ऑर्गेनाइज करता है, जमा बड़ा करता है। स्लोनेस के कारण इन्फ्लिटेटिव डिजीज होता है, प्रोलिफेरेटिव डिजीज होता है। तो क्लियर कट जो डिजीज का पीछे लेडीज का उसके पीछे इन्फिल्ट्रेशन हो या प्रोलिफेरेशन हो, तो हमको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जैसे मेडोनिनम हो, जैसे थूजा हो, जैसे नाइट्रिक एसिड हो, ऐसे सिम्टम के आधार पर, टोटलिटी के आधार पर हमको देना है। जहां हम देखेंगे रिकरेंस है, जहां देखेंगे हिमोरेज है, जहां देखेंगे ये एलर्जी है, तो ऐसे सारे चीज में हम लोग ट्यूबरकुलर मायाजम
का मेडिसिन देंगे। आज जहाँ डिस्ट्रक्शन, जैसे डिस्ट्रक्शन देखेंगे, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जहाँ डिस्ट्रक्शन देखेंगे कि ट्यूबरकुलर फेज में वाइटल फोर्स फिर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब वाइटल फोर्स देखता है साइकोटिक फेज में एंटी साइकोटिक मेडिसिन नहीं मिल पा रहा हो, तो वाइटल फोर्स क्या करता है कि उसका जो काम है, वाइटल फोर्स का 3 काम रहता है, ये बॉडी को प्रिजर्व करना, इसको प्रमोट करना और उसको कंट्रोल, इसका सारे फंक्शन को कंट्रोल करना, प्रमोट, कंट्रोल, प्रिजर्व, कंट्रोल, प्रमोट, ये तीनों काम है। तो वाइटल फोर्स देखा मेरे को कोई हेल्प नहीं करता है, तो मेरे को तो अपना काम करना है, तो इसीलिए ताकत ना रहते हुए वो फिर एक्टिव हो जाता है। इसीलिए सारे साइन सिम्टम फिर प्रिसाइज होता है, अनकॉमन सिम्टम ज्यादा दिखता है, सोरा जैसे दिखता है और ज्यादा सोरा से एग्जैजरेटेड होता है, इसलिए इसको हाइटेन सोरा कहते हैं। तो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जैसे फास्फोरस हो, स्पोंजिया हो, ये सब देना पड़ता है। तो अप टू ट्यूबरकुलर फेज रिवर्सिबल रहता है, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड, इसके बाद आप एंटीसाइकोटिक नहीं दिए तो ट्यूबरकुलर फेज में चला जाएगा, फिर डिस्ट्रक्शन में आ जाएगा, सिपिलिटिक फेज में आ जाएगा, फिर वाइटल फोर्स सरेंडर हो जाएगा और साइन सिम्टम पूरा पैसिव हो जाएगा, फिर सरेंडर, तो इसके बाद डेथ होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनम का कॉन्सेप्ट सभी जगह में एप्लीकेबल होता है, वो डिजीज ये क्षेत्र में भी अवेलेबल, ये एप्लीकेबल होता है। तो जो डिस्मेनोरिया है, वो 2 भाग में जो डिवाइड हम करते, कंजेस्टिव हो चाहे ये स्पाज्मोटिक हो, ये जो डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अमेरिया सॉरी तो डिस्मेनोरिया के लिए हमारे जो मेडिसिन है, ये बेलाडोना भी दिया जा सकता है, ये आपका सिमिसिप का तो दिया जाता है, जांथोजाइलम दिया जाता है, ये सब मेडिसिन जो है सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर दी जाती है। इवन मैग्नीशिया फॉस दी जाती है, तो अगर वार्म एप्लीकेशन से कम रहा और बेंडिंग डबल से अच्छा रहा, तो वो दे साथ में ऑक्सिलरी मेजर उसको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए एडवाइस की जाती है। और हमारा ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है जो कि कोई केस में दिया नहीं जा सकता, सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ईयर्स मीन्स जब ये जनन प्रजनन करने का क्षमता होता है, और यूट्रस का हो, मानसिकता हो, शारीरिक क्षम हो, तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में हमारा डिफरेंट फेज में डिफरेंट मेडिसिन हमको देना पड़ता है। जैसे ये टाइम स्टार में डिवाइड किया गया है, पहला टाइम स्टार, तीसरा टाइम स्टार और तीसरा टाइम स्टार, 3 भाग में 9 महीना 10 दिन या 200 ये 9 लूनर मंथ, 280 दिन, ये इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, 3-3 मंथ में। वो जो डिवाइड किया गया है, पहला मंथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, दूसरा मंथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, तीसरा मंथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसी आधार पे हमको मेडिसिन देते हैं। जैसे पहला मंथ में आपका रहेगा वो मॉर्निंग सिकनेस कभी कभी उसका इतना हो जाता है, वो लेडीज का कोई मेडिसिन काम नहीं आता, एकदम वीक हो जाती है और उठने बैठने तक वो नहीं होता है, उसका एक्सेसिव वोमिटिंग, क्योंकि नया जो हार्मोन आते हैं, वो नया प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह नया हार्मोन जो आते हैं, उसके कारण हमारा बॉडी उसका अगेंस्ट में रिएक्ट करती है, तो रिएक्ट करने से वोमिटिंग होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ये। तो ये जो वोमिटिंग होता है, बहुत जैसे इपिका के एंटीमिटाटे बहुत सारे मेडिसिन, लेकिन वो जो वोमिटिंग अगर बहुत तेज होता है उसको कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम इस टाइप होगा तो हमको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, वो स्पेशल मेडिसिन भी उसके लिए। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के लिए सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा एक मेडिसिन आता है, उसको देना पड़ता है, क्योंकि हम थेरापेटिक मेडिसिन दे लो पोटेंशिया मदर टिंचर में देना है, क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो ठीक। तो आप दूसरा क्या है, एक प्रॉब्लम आता है टोकोफोबिया, ये फर्स्ट टाइम स्टार में, जो टोकोफोबिया मीन्स वो लेडी ये खाने के लिए इच्छा करती है, अपना मिट्टी खाने की इच्छा करती है,
तो मिट्टी खाने की जब इच्छा करती है तो हमको नाइट्रिक एसिड वगैरह जो मेडिसिन सिम्टम हमेशा तो सिम्टम सिमिलरिटी का आधार पे देना पड़ता है। जैसे वही सिम्टम है, अगर ये वो लड़की थोड़ा भावुक होती है और अपोजिट सेक्स को डरती है, इवनिंग में ये होता है कंसोलेशन उसको अच्छा लगता है, सांत्वना अच्छा लगता है, ऐसे में और ओपन एयर में अच्छा लगता है, उसको पल्सेट ले देंगे। अगर सेम कंसोलेशन एग्रावेट होता है, गर्मी सहन नहीं कर पाती है और इंट्रोवर्ट होती है, ऐसे हमको नाट्रिमूर देना पड़ता है। तो इसीलिए वो पहला ट्राइमस्टार में जो जो प्रॉब्लम आता है उसमें ये आपका कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन होता है ब्रेस्ट में, बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है, और ये क्या बोलते हैं आपका थोड़ा एपेटाइट कम हो जाता है। तो एपेटाइट जब कम होता है भूख, तो उसी हिसाब से हमको डील करना पड़ेगा कि इसके बाद सेकेंड ट्राइमस्टार में ये जब चेक करने के दरमियान आपका बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे प्रोटीन का कमी हो, प्री एक्लम्सिया एक्लम्सिया इस टाइप का स्थिति आता है, पोजीशन आता है। जैसे हमारा मैंने अभी कहा था कि हमारा अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन आया अनिवार्य रूप से सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो जब इसलिए हमको नॉर्मल पोजीशन में हमारा मेडिसिन एक कई जगह कई केस में आया है कि प्रेजेंटेशन को नॉर्मल पल्साटिला देने से लास्ट 3 महीने में वो नॉर्मल पोजीशन में ले आती है। तो इसलिए फिटल का ग्रोथ कैसे हो रहा है, फिटल ये सब चीज हमारा कुछ मेडिसिन देने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव जो एज में एक तो डिस्पेनोरिया होता है, और दूसरा क्या है कि हमारा कभी कभी ये मेंसेस जो अगर रेगुलर ना हो तो तो इसमें प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल होता है। तो मेंसेस को रेगुलर करना पड़ता है। मेंसेस को रेगुलर करने के लिए हमारा पास इंडियन मेडिसिन अश्वगंधा वगैरह भी हमारा पास है, जैसे आयुर्वेदिक में यूज किया जाता है। लेकिन हम उसका मानसिक से लेके पूरा टोटालिटी लेके जो मेडिसिन आता है, ऐसे मेडिसिन हमको देना पड़ता है। रिप्रोडक्टिव एज में मेट्रोरेजिया होता है, मेस्ट्रुअल डिजॉर्डर बहुत सारे होता है। मेट्रोरेजिया मीन इंटरमेस्ट्रुअल, माने दोनों माने महीने के अंदर अंदर उसका ब्लीडिंग हो जाता है। ऐसे एरिजरन वगैरह इसका मेडिसिन आता है। लेकिन सिम्टम सिमिलैरिटी का इसको स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता, हमको पूरा सिम्टम लेना है और वो सिम्टम लेके वो मेडिसिन देने से वो ठीक होता है। इसके बाद मेनोरिजिया पोलीमेनोरिया ये सब प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ता है अपने हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज होता है। व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत परेशान रहते हैं लेडीज, तो व्हाइट डिस्चार्ज का हमारा बहुत सारे मेडिसिन है। तो व्हाइट डिस्चार्ज को लेके जैसे क्रियोजोट है, खुजली होगा, कोरोसिव लिकोरिया है, और ये सब लिकोरिया का कैसे कंसिस्टेंसी कैसे ऑफेंसिवनेस है क्रियोजोट का। जैसे बिफोर 10 डेज आफ्टर 10 डेज लिकोरिया होता है, बोराक्स कोनियम ये सब मेडिसिन होता है। ये सब मेडिसिन हम देने से तो लिकोरिया का कैसे किस टाइप का किससे संबंधित है, जैसे नहा के आने के बाद पूरा पैर तक बह रहा है तो उसमें एल्यूमिना मेडिसिन है। तो ये लिकोरिया का ठीक है, लिकोरिया भी लिटिल गर्ल्स में होते हैं। तो लिटिल गर्ल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये जो पीन वार्म है वो बाहर आ जाते हैं और भेजाने के अंदर चले जाते हैं, बाथोलिन ग्लास को इरिटेट करते हैं, कैलकेरिया का सेपिया ये सब। लिकोरिया अगर लिटिल गर्ल्स होते वो उसका मेडिसिन है। लेकिन हम लोग लिकोरिया लिकोरिया का बैक्टीरिया होता है, लिकोमोनस ये जो बैक्टीरिया होता है ट्राइकोमोनस वेजिनलिस, वो भी अगर हो तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये जो लिकोरिया का प्रॉब्लम, ये अभी मैंने इसमें लिखा हुआ एल्यूमिना, बोराक्स, क्रियोजट, देन हाइजीन के कारण क्रियोजट वगैरह, क्योंकि इसमें कोरोसिव नहीं तरह ऑफेंसिव होता है, नाट्रियम सिलिसिया, ये लिकोरिया गॉसेस डे एंड नाइट, ये ग्राफाइट इसमें है। तो लिकोरिया का ये और कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या अलग सिम्टम, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी फिजिकल डिजीज हमारा केस आता है तो फिजिकल डिजीज का केस में मेंटल सिम्टम को गुरुत्व देना चाहिए। अगर मेंटल अनकॉमन मेंटल सिम्टम मिल गया तो दैट इज बेस्ट। तो वो सिम्टम को देखते हुए हमको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नहीं तो क्या है, लिकोरिया भी स्पर्मिसाइडल होते हैं,
ये आपका फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम के लिए भी ये रहते हैं। जैसे और मेट्रोरेजिया, इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग, प्लम मेटालिकम, ट्रिलियम, थैलासेमिया पार्स, ये एरिजेरन, तो इस तरह का बहुत सारे मेडिसिन है। इंटरनल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर एजेड लेडीज का हो तो ये सर्वे कैंसर कार्सिनोमा का एक सिम्टम हो सकता है। इसीलिए हमको बायोप्सी वगैरह जरूरत पड़े तो बायोप्सी वगैरह करना पड़ेगा। तो इंटरमेंस्ट्रुअल को दूसरा और एक प्रॉब्लम होता है जैसे प्लूराइटस। प्लूराइटस वल्वा हमारा बोरिक मैट्रिमोनिका में क्लियरली कैलेडियम में लिखा है तो कि 1:12 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन बना के ये प्लूराइटस एरिया को धोना चाहिए। तो ये सब चीज हमारा जो स्टॉलवर्ट लोग जो गाइडलाइन दिए हैं उसका हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है लेडीज का। वो उसमें आपका प्रेगनेंसी में भी उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी सर्विसाइटिस तो मक्सल उसका मेडिसिन है तो क्रॉनिक के लिए, और अक्यूट के लिए इवन बेलाडोना भी हम दे सकते हैं। जो होयर पेन कम सडनली गो सडनली, अगर ये रहे तो बेलाडोना भी हम दे सकते हैं। बेलाडोना अब बेलाडोना सब लोग थोड़ा उसको कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है उसके लिए आपका सेपिया लिलियम टिक ये सेपिया लिलियम म्यूरेक्स, ये तीनों कॉमनली हम लोग पढ़ाते भी है। ये अलग इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में पढ़ाते। इसके साथ आपका बेलाडोना जो भी है वो एक अच्छा मेडिसिन है, तो जिसमें कि वो भी दी जा सकती है। तो अभी समय तो धीरे धीरे ये हो रहा है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बाद मैं ये अपना ये सर्वाइकल इरोजन, कार्सिनोमा सर्विक्स, ये के लिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्रियोजट, ये सब दिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि साथ साथ न्यूट्रिशन ऑक्सिलरी मेजर्स को भी ध्यान देना। ट्यूमर्स, यूट्राइन ट्यूमर, फाइब्रोमायोमा, ये सब ये सब मेडिसिन दिया। इवन आपका सिंपल एक मास्टाइटिस है जिसके लिए फाइटोला का आता है, जिसके लिए मास्टाइटिस के लिए इवन ये बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मिल्क तो वो अपना ब्रायोनिया भी दी जाती है। तो ऐसे मेडिसिन हमारा पास फीमेल का जो डिजॉर्डर है उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन। आवर्सन हमारा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम नेचर सलाह का पर आधारित है। हमारा आवर्सन कराने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, आवर्सन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। इसलिए आवर्सन जो थर्ड मंथ में जैसे क्लोफाइल में सेपिया है, तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम सिमिलैरिटी का आधार पे हमको देना पड़ेगा। ये हमारा एक ये प्लासेंटा प्रीविया के लिए साबाइना भी मेडिसिन है। पीछे ये पेन ट्रेवल्स फ्रॉम सैक्रम टू पीविस से हाफ ब्लड जो है क्लॉटेड रहता है, हाफ क्लॉटेड हार्ट ये, तो ये सब सिम्टम को ये हेमोरेज जो होता है आपका पार्चुरेशन के बाद उसके लिए ध्यान दें, नहीं तो कभी कभी डेथ हो जाता है। हमारा बहुत सारे मेडिसिन हेमोरेजिक डायलिसिस का मेडिसिन देना पड़ता है। और ये पार्चुरेशन के बाद ये लेडीज का जो मैं अभी बोला था आफ्टर पेन का भी पेन तो आदमी का हम दे सकते हैं। तो इस ये साबाइना एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो जिसको भी हम साबाइना देने से तो अगर प्लासेंटा प्रीविया है वो प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। तो ऐसे हमारा जितना मेडिसिन है स्टेज वाइज सब मेडिसिन का चार्ट बना के अपना पीबर्टी से लेके रिप्रोडक्टिविटी से लेके प्रीमोनोपॉज मेनोपॉज तक हम अपना होम्योपैथी का प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारा मेडिसिन दे के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का फाइंड आउट करके रिकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन दे के ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ मैं एक कंक्लूड करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। सानी सर समय हो चुका है ना? मैं हो चुका सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर। ये तो आपका ग्रेटनेस है, हमेशा आप अरे सबको ऐसे कहते हैं। नहीं सबको नहीं आपका कहते सर। आपने एकदम तो सबको नमस्कार। मैं इसके ये यहाँ अगर किसी का कोई अब सवाल का समय नहीं बचा है, हम लोग 1 मिनट क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। और विभू प्रसाद जी, आपको फिर रिक्वेस्ट है कि फिर आइए हम लोग के सेशन में, और जनवरी में हम लोग का जो 1000 दिन पूरेगा उसमें भी आपको थोड़ा सा हम लोग को सहयोग करना है।
तो मैं आपसे डेफिनेटली इट इज माय प्लेजर सर, ये हमेशा हम तो साथ में है, सहयोग नहीं, मैं भी आप समझिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक आपका साथ हूँ। बिल्कुल सर, जी सर। आपने हमेशा साथ दिया है। आपके यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्पीकर्स हम लोगों को मिले हैं। आपका डॉक्टर ये रावल सर जी का बहुत सारे लोग जो है तो काफी अच्छे हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। पूरे IFPH टीम की ओर से पारुल यूनिवर्सिटी के सभी, खास करके विभू प्रसाद जी आपसे तो मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ में आज का सेशन हम लोग का सेशन आज समाप्त होता है। और हम लोग चूंकि अब कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम लोग आगे चलते हैं। और थैंक यू डॉक्टर पांडा जी, और सभी को मेरा सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी धन्यवाद। इसके साथ में आज का सेशन हम लोग हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को फॉर द इंग्लिश सेशन। थैंक नमस्कार सर। यू।